हेलो गाइस, वेलकम टू पजल टाइम्स। मैं अर्पित आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एज ए बैंकर। मैंने आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर जॉब किया है दोस्तों। तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसको यहाँ पर शेयर करूँगा। कुछ दिन से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को लेकर कि क्या आईडीबीआई अच्छा बैंक है, हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी दोस्तों ये वीडियो अच्छी रहेगी। और जो न्यू ज्वाइनिंग अब जाकर ज्वाइन करने वाले हैं ब्रांच में, क्या क्या चीज़ें न्यू ज्वाइनिंग को फेस करनी पड़ती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सभी लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। एंड आई विल ट्राई दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बता दिया है, जो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए मेल आ चुके हैं। और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी के जो मेल होते हैं दोस्तों, उसमें आपको एक पर्टिकुलर जोन गिवन होता है जहाँ पर आपको पर्टिकुलर डेट पर रिपोर्ट करना होता है। तो जोन अलॉटमेंट आपके मेल के थ्रू हो जाती है। और जो डेट आपको दी है शायद 17 अगस्त है, जहाँ पर मतलब जिस डेट को आपको अपने जोनल ऑफिस में रिपोर्ट करना है, तो उस डेट को आप जोनल ऑफिस रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपका जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चाहिए होंगे वो आपके मेल में मतलब दिए गए होंगे, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर प्रिपेयर नहीं है तो उसके लिए दोस्तों टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो सारा स्टाफ होता है वहाँ पर वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम तक आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपका मेडिकल किया जाएगा वहाँ पर। आपको मेल में दिया भी गया होगा कि मेडिकल के लिए मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में जो प्रोसेस होता है उसमें कम से कम आपका 2 दिन का भी टाइम लग सकता है। हमारे टाइम में क्या हुआ था कि 1 दिन में ही निपट गया था, लेकिन 2 डेज़ आप मान के चलिए कि 2 दिन भी आपके लग सकते हैं। 1 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अगले दिन आपका क्या मेडिकल। तो ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं दोस्तों। जैसे ही आपका मेडिकल फिनिश हो जाएगा, आप क्या करेंगे कि मेडिकल की जो रिपोर्ट होगी उसको लेके फिर से कहाँ पर जाएंगे, फिर से जोनल ऑफिस जाएंगे। वहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करेंगे और फिर वो आपको ब्रांच अलॉटमेंट वहाँ पर करते हैं। अब देखो, ब्रांच अलॉटमेंट वाली बात जो आई है, बहुत से लोग इसमें पूछ रहे थे कि प्रेफरेंस मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। तो प्रेफरेंस का दोस्तों मैं आपको बता दूँ, प्रेफरेंस वाली चीज़ डिपेंड करती है आपके जोनल एचआर पे। जोनल एचआर अगर चाहेगा तो वो आपसे प्रेफरेंस मांग लेगा, अगर नहीं चाहेगा तो वो आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगेगा। ऑलरेडी आपको ब्रांच अलॉटेड होंगी, सिर्फ आपको मेल कर दिए जाएंगे कि आपको इस पर्टिकुलर ब्रांच को इस पर्टिकुलर डेट पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो टोटली डिपेंड करता है आपके जोनल एचआर पर। हमारे साथ क्या हुआ था दोस्तों, जो मतलब जो मेरा जोन था, जो जोन मुझे अलॉट हुआ था, उसमें हम लोगों से प्रेफरेंस मांग ली गई थी। लेकिन जो दूसरे जोन के लोग थे या फिर दूसरे स्टेट के लोग थे, जो लोग हमें ट्रेनिंग में मिले थे, हमने उनसे बात की तो उन्हें बताया गया था वो किसी पर्टिकुलर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग मुंबई कर दी गई है। जैसे राजस्थान वाले लोगों को मुंबई भेज दिया गया था या हरियाणा वाले लोगों को गुजरात भेज दिया गया था। तो इस तरह से भी दोस्तों वो चीज़ हुई थी वहाँ पर। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका जोनल एचआर कैसा है। तो आपके लक पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो प्रेफरेंस आपसे मांग ली जाएगी, अदरवाइज़ आपको ऑलरेडी जहाँ पर वैकेंसी होगी वहाँ वाली ब्रांच आपको अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, प्रेफरेंस मांगते टाइम ये भी ध्यान रखा जाता है, अगर वहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है तो आपको ज़रूर वहाँ पर जो है पोस्टिंग दे दी जाती है, अगर प्रेफरेंस मांगते हैं तो। अगर नहीं मांगते हैं तो बात ही नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर प्रेफरेंस मांग रहे हैं वो और आपकी प्रेफर्ड ब्रांच में वैकेंसी है तो आपको अलॉट हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, आपको फिर दूसरी ब्रांच के लिए ऑप्ट वहाँ पर किया जाता है कि आप कौन सी और दूसरी ब्रांच है जिसमें आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं दोस्तों। ब्रांच अलॉटमेंट के बाद क्या होता है दोस्तों, ये मेल जो होता है आपको सेम डे ही आपके मोबाइल पर आ जाता है। मतलब वहीं पर आप बैठे होते हैं तो वहीं पर वो लोग मेल सेंड कर देते हैं। और जनरली क्या होता है, हम लोगों के साथ हुआ था कि जैसे आज हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह कंप्लीट हुआ है तो हमको मतलब नेक्स्ट डे ही यानी टुमारो ही क्या करना था, ब्रांच में अपनी रिपोर्ट करना था। तो हो सकता है आप लोगों को दोस्तों टाइम दे दिया जाए, क्योंकि अब कोविड-19 वाली सिचुएशन चल रही है तो आप डायरेक्टली ब्रांच में एकदम से नहीं जा पाएंगे शायद, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत है। तो हो सकता है आपको 1 या 2 दिन का टाइम दे दिया जाए। हमारे साथ क्या होता है, हमको नेक्स्ट डे ही वहाँ पर रिपोर्ट करना था ब्रांच में। ठीक है, तो ब्रांच रिपोर्टिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं दोस्तों वो आपके मेल में स्पेसिफाइड होती हैं, इंक्लूडिंग ब्रांच एड्रेस, ब्रांच हेड नेम, हिज कॉन्टैक्ट नंबर एंड किस डेट को आपको किस ब्रांच में रिपोर्ट करना है, वो सब चीज़ें आपको मेल में आपके मिल जाएंगी। तो जैसा कि हमें नेक्स्ट डे ही रिपोर्ट करना था, तो जो मेरा फर्स्ट डे ब्रांच में रहा था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों जब मैं फर्स्ट डे ब्रांच पहुंचा तो मुझे 11-12 बज चुका था दोस्तों, क्योंकि लखनऊ से मुझे सीधा फिर मुजफ्फरनगर जाना था, जो मेरी ब्रांच मुझे अलॉट हुई थी। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते दोस्तों काफ़ी लंबा सफ़र है, मुझे 11-12 बज गए थे। तो फिर जैसे ही मैं ब्रांच हेड से मिला, उन्हें अपना मेल्स वगैरह मैंने दिखाए, तो उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मेरी पोस्टिंग वगैरह होने वाली थी। फिर उन्होंने अपने मेल्स वगैरह चेक किए, तब उन्हें मालूम पड़ा। फिर उन्होंने मुझे पूरे स्टाफ से जो है मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। तब मुझे पहले दिन जो है थोड़ी मतलब जो ब्रांच की जानकारी होती है, कौन कौन सी वर्क प्रोफाइल होती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों मालूम पड़ा। कितने कितने लोग होते हैं कुछ भी मालूम नहीं था दोस्तों, क्या होता है ब्रांच में। तो सारी चीज़ें मुझे वहीं पे जाके मालूम पड़ी थी। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ब्रांच हेड होता है जो सबका हेड होता है पूरे ब्रांच स्टाफ का, तो उसके बारे में तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा। फिर एक सर्विस एंड ऑपरेशन मैनेजर होता है जिसको एसओएम बोलते हैं।
तो वो क्या करता है कि जितने भी डेली ऑपरेशन होते हैं बैंक मतलब जो ब्रांच के ऑपरेशन होते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस, कैश वगैरह सब चीज़, वो सब उसी की देख रेख में दोस्तों किया जाता है। एक असेट ऑफिसर होता है दोस्तों, जो लोन्स वगैरह देखता है, गोल्ड लोन और केसीसी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। आपको मालूम पड़ जाएगा जब आप ब्रांच में जाएंगे, कुछ चीज़ों को आपको पहले से भी मालूम मतलब होना चाहिए। तो असेट ऑफिसर होता है दोस्तों। एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है दोस्तों, जो क्या करता है मतलब जो वेलकम आपकी डेस्क होती है, जो फ्रंट डेस्क होती है, उस पर वो बैठता है और कस्टमर सर्विस देता है। मतलब जो कस्टमर पहले आएगा सबसे पहले, तो उसी ऑफिसर से वो मिलता है। कोई भी उसको इश्यू होगा, रिलेशनशिप मैनेजर के पास वो जाता है। जो फ्रंट डेस्क होती है उसी पर वो बैठता है दोस्तों। और फिर एक आपका क्या होता है, टेलर सर्विस एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जो कैशियर आपका होता है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी आपको बैठा हुआ मिल सकता है दोस्तों, या फिर असिस्टेंट मैनेजर भी वहाँ पर बैठ सकता है। वो डिपेंड करता है कि ब्रांच में स्टाफ कितना है, ठीक है। अगर स्टाफ इनफ है, एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव भी वहाँ पर बैठेगा, या फिर असिस्टेंट मैनेजर अगर पहले से बैठ रहा है तो असिस्टेंट मैनेजर भी आपको वहाँ पर बैठा हुआ मिल सकता है। और एक दोस्तों होता है बैंक का एग्जीक्यूटिव, जो बैंक का आपने नाम सुना होगा, बैंक अश्योरेंस, ठीक है। तो बैंक अश्योरेंस क्या होता है, जो बैंक का इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है उसके प्रोडक्ट सेल करने का, तो उसको बोलते हैं बैंक अश्योरेंस। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर बंदा ब्रांच में होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रोफाइल होने जा रही है, मेरी भी यही प्रोफाइल थी। तो उसके बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि क्या इसमें वर्क प्रोफाइल होती है, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक सेल्स टीम होती है जो अकाउंट ओपनिंग का काम करती है, या कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए आपको लीड दिलवाती है। मतलब ये प्रोडक्ट आप किस कस्टमर को बेच सकते हैं या किस कस्टमर को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो लीड्स आपको सेल्स टीम दिलवाती है। 3-4 बंदे होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये आपकी सेल्स टीम होती है। आपका फिर सब स्टाफ होता है एक, जो आपको ऑफिसर्स को मतलब क्या करता है, हेल्प करता है फाइल्स वगैरह देने में, और जो ब्रांच के मतलब बाकी काम होता है उसमें हेल्प करता है। तो इतनी चीज़ों के बारे में जो दोस्तों मुझे फर्स्ट डे मालूम पड़ा था। पहले दिन कोई काम वगैरह कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैं बैठा रहा था और चीज़ों को देख रहा था कि क्या चल रहा है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ आपकी वर्क प्रोफाइल है दोस्तों, ठीक है। इनका आपके डेजिग्नेशन से कोई लेना देना नहीं है। डेजिग्नेशन अलग चीज़ होती है दोस्तों, और वर्क प्रोफाइल अलग चीज़ होती है। डेजिग्नेशन में जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप मैनेजर हैं, आप सीनियर मैनेजर हैं, ठीक है, आप एजीएम हैं, क्या है, ये सब चीज़ें क्या आती हैं आपके डेजिग्नेशन के अंदर आती हैं। और ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है क्या आपकी वर्क प्रोफाइल है, जो ब्रांच में आपको काम अलॉट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें की जाती हैं। तो फर्स्ट डे मेरा दोस्तों ऐसा ही रहा था। फिर क्या हुआ था, कुछ लोग पूछते हैं कि अकोमोडेशन के बारे में मतलब कैसा करना होता है। तो अकोमोडेशन के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्रांच का स्टाफ होता है वही आपको अकोमोडेशन दिलवाने में हेल्प करता है। उसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा भी क्या था कि मुझे रूम्स की वगैरह की ज़रूरत थी, तो सर ने मुझे वहाँ पर सजेस्ट कर दिए थे। तो मैं वहाँ पर 1-2 दिन रूम वगैरह देख लिया था अपना, और अपना जो है सामान वगैरह मैंने एडजस्ट कर लिया था। तो 1-2 दिन का टाइम उसमें लगता है दोस्तों। तो उसमें आपको कोई काम वाम नहीं करना होता, सिर्फ आप अपना सामान लाइए, एडजस्ट हो जाइए। जब आप पर्टिकुलर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं, फिर आपको ब्रांच में काम वगैरह दिया जाता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो मेरे पहले 15-20 दिन थे दोस्तों, उसमें मैंने क्या सीखा था, उसमें नॉर्मल रजिस्टर की जो एंट्रीज़ होती हैं दोस्तों, एक इनवर्ड रजिस्टर होता है दोस्तों, एक आउटवर्ड रजिस्टर होता है। मतलब ब्रांच में कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितनी पोस्ट के थ्रू आ रही हैं, कितनी चीज़ें हम ब्रांच से बाहर भेज रहे हैं, उन सब चीज़ों की दोस्तों एंट्री करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बताई थी सर ने। और अकाउंट ओपनिंग की क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे उसको स्कैन करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी बता दी थी सर ने। और पासबुक प्रिंटिंग का मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था। आईडी तो दोस्तों मुझे मिली नहीं थी। फिनेकल एक सॉफ्टवेयर होता है जो ब्रांच में यूज़ होता है, जिस पर ब्रांच का सारा काम होता है। तो उसको यूज़ करने की आपको एक पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड दिया जाता है। वो आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलता, उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। तो मैंने सर की आईडी पासवर्ड से थोड़े पासबुक प्रिंटिंग भी किए थे, और नेफ्ट आरटीजीएस का भी मैंने थोड़ा सा देख लिया था कि किस तरह से उसको एंट्री करते हैं, किस तरह से नेफ्ट करते हैं, किस तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया उसका वहाँ पर लग गया था शुरू के 15-20 दिन में, ठीक है। तो ऐसा मेरा 15-20 दिन का एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को एक मेल आती है कि आप लोगों की 28 दिन की ट्रेनिंग है, आप लोगों को बेंगलोर जाना है, ठीक है। मणिपाल काउंटी में हमारा जो है ट्रेनिंग वगैरह का सारा हुआ था। तो हमने क्या किया था दोस्तों, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और इंडक्शन ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता है दोस्तों, ट्रेनिंग इज़ ऑल अबाउट फन एंड एन्जॉयमेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। काफ़ी मस्ती हम लोगों ने की थी, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर आप डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, उनसे आप मिलते हैं जाके, ठीक है। मतलब पूरे इंडिया से लोग वहाँ पर आए हुए थे, सबकी एक साथ ट्रेनिंग हुई थी। जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव एक साथ मतलब ज्वाइन किए थे, सबकी एक साथ ट्रेनिंग वहाँ पर की गई थी दोस्तों। तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट से लोग थे, अलग अलग कल्चर से थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था दोस्तों। मैं शेयर मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए मैंने वो वीडियो बना दिया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं, तो सिखाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन लोग वहाँ पर सीखते नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इन्जॉयमेंट और फन दिखता है सबको। तो वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। जो मेन चीज़ होती है आपको ब्रांच में ही आके पता चलती है, सारी चीज़ें आप ब्रांच में ही सीखते हैं। वहाँ तो सिर्फ आपको ओवरव्यू दे दिया जाता है
तो कोई भी ट्रेनिंग हो दोस्तों, जो मेन काम होता है वो आप अपने वर्क प्लेस पर ही सीखते हैं। ट्रेनिंग में ज़्यादातर लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वही हमारे साथ हुआ था। बहुत सारी चीज़ें ऊपर से जा रही थी और बाकी सब लोग मस्ती में वहाँ पर लगे थे, कोई ज़्यादा ध्यान वहाँ पर दे नहीं रहा था। ठीक है, तो सभी के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ज़्यादातर लोग इन्जॉय करते हैं ट्रेनिंग फेज़। बढ़िया खाना आपको दिया जाएगा, बढ़िया अकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, मतलब जन्नत जैसी लाइफ आपकी वहाँ पर कटती है, मैं अगर कहूँ तो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हमें पढ़ाई गई थी, जो फर्स्ट वीक हमारा था दोस्तों, उसमें थोड़े हमें बेसिक बैंकिंग कंसेप्ट बताए गए थे कि क्या चेक होता है, क्या डीडी होता है, और किस तरह से मतलब केवाईसी वगैरह, ये सब चीज़ें दोस्तों बेसिक आपको पढ़ाई गई थी। थियोरेटिकल कंसेप्ट होते हैं, आप समझ जाते हैं आसानी के साथ। फिर उसका टेस्ट वगैरह भी होता है, तो टेस्ट वगैरह भी नॉर्मल सा ही होता है, सब उसमें पास हो जाते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वहाँ पर क्लासेस चली थी। सेकेंड वीक जब हमारा आया था दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ था कि हमें फिनेकल की कमांड सिखाई गई थी, जो थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ था, जिसमें थोड़ा सबने इंटरेस्ट दिखाया था दोस्तों, क्योंकि फिनेकल तो यूज़ करना था ना दोस्तों उसमें आके, ब्रांच में आके। तो कमांड वगैरह किस तरह से हम आरडी खोलते हैं, किस तरह से एफडी वगैरह ओपन करते हैं, किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं, स्टेटमेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमको दोस्तों वहाँ पर बताई गई थी फिनेकल सॉफ्टवेयर में। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, जो हमारे लास्ट वाले वीक थे, मतलब जो थर्ड और फोर्थ वीक था ट्रेनिंग का, उसमें हमको सेल्स ट्रेनिंग दी गई थी, जहाँ पर हम लोगों को एक्चुअल में पता चला था कि हमारे साथ होने क्या वाला है। मैं आपको कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर हम लोगों को बताया गया था कि आपको जो मेनली आपका काम होगा वो बैंक एश्योरेंस में होगा। ये सारी चीज़ें फिनेकल वगैरह तो आपको नॉर्मल बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताई गई हैं। जो आपका मेन काम था वो एलआईसी के लिए था, मतलब एलआईसी का जितना भी वर्क होगा वो ब्रांच में, वो सब चीज़ें आप देखेंगे दोस्तों। तो ये सब चीज़ें के बारे में हमको सेल्स ट्रेनिंग में पता चला था। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जान के थोड़ा अजीब लग रहा था कि यार हम तो बैंकर बनने आए थे और ये एज लाइक इंश्योरेंस एजेंट हमको ट्रीट कर रहे हैं। तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है दोस्तों, क्योंकि पहले भी जैसे आप लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ आईडीबीआई के बारे में सुन रखे हैं, हम लोगों ने भी सुन रखे थे। पर लेकिन थोड़ी उस बात की खुशी भी थी कि दोस्तों कम से कम पहली जॉब है, लोगों को ये भी नहीं मिल रही, इसके लिए भी कितना टफ कंपटीशन है, ये सब मतलब लेने के लिए भी कितनी ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी है। तो वो थोड़ा सा हमको बस सब्र था कि हाँ कम से कम एक जॉब तो है, हम कम से कम एक इंडिपेंडेंट फैमिली पर्सन तो हैं अपनी फैमिली में। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती हैं, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस लेना चाहिए उन सब चीज़ों से। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे दोस्तों कि हमारी ट्रेनिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी। दोस्तों ट्रेनिंग आपकी ज़रूर होगी, पर ये है दोस्तों कि मतलब इस टाइम सिनेरियो थोड़ा दूसरा चल रहा है, आप लोगों की पता है कोविड-19 की वजह से। तो हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग थोड़ा लेट हो, लेकिन ट्रेनिंग आपकी ज़रूर होगी दोस्तों। तो उस बात से आप टेंशन मत लीजिएगा, ट्रेनिंग आपकी होगी, बट पॉसिबल है कि थोड़ा लेट हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आपको थोड़े पॉजिटिव व्यू भी बताऊंगा, थोड़े नेगेटिव व्यू भी बताऊंगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं दोनों पहलू आपको दिखाने की दोस्तों कोशिश करूँगा। ठीक है, ये सब होने के बाद जैसे हमारे 28 दिन की ट्रेनिंग खत्म हुई थी, हम वापस से ब्रांच में अपने आए थे। तो जैसे ही ब्रांच में आए थे, अब सैलरी का टाइम हो गया था दोस्तों, क्योंकि अभी काफ़ी मतलब 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका था ब्रांच ज्वाइन करें। तो हम लोगों की सैलरी दोस्तों आ चुकी थी। मैं सैलरी स्लिप आपको दिखाना चाहूँगा। ये पहली सैलरी स्लिप तो नहीं है दोस्तों, ये मैंने लेटेस्ट सैलरी स्लिप मंगाई अपने दोस्त से। आप देख सकते हैं जुलाई 2020 की सैलरी स्लिप है ये। और इसमें आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट ईयर वाला जो सैलरी होती है वो आप लोगों को लिखा हुआ होगा, आपके मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स होते हैं उसमें लिखा होता है 22,000 आपको पर मंथ दिया जाएगा 1 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो आपको जो इनिशियल होता है वो 22,000 होता है। तो उसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है 22,000 आपका इनिशियल पे हो गया है। और जो आपका एनपीएस बैंक की तरफ से होता है दोस्तों, 10% एनपीएस आपको बैंक देता है। ठीक है, और 10% ही आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो कुल मिला के 20% आपका पैसा जो होता है वो आपके एनपीएस अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी में 22,000 का जो मतलब 10% होता है, 2,200 रुपये, वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो आपका टोटल जो यहाँ पर सैलरी बनती है वो बनती है 24,200 रुपये। ठीक है, फिर इसमें से क्या होता है, जो एनपीएस बैंक वाला होता है 2,200 रुपये वो डिडक्ट हो जाता है। जो एनपीएस आपकी सैलरी से कटना होता है वो भी डिडक्ट हो जाता है 2,200 रुपये। और यहाँ पर ये 625 रुपये आपके डिडक्ट होते हैं लॉन्च के, जो आपका मतलब ब्रांच में जाके आप लंच वगैरह करते हो उसका जो मतलब चार्ज होता है वो यहाँ पर 625 रुपये काट लिया जाता है। और प्रोफेशनल टैक्स दोस्तों 130 रुपये कटता है। ये किसी स्टेट में कटता है, किसी स्टेट में नहीं कटता है। मेरे स्टेट में नहीं कट रहा था, लेकिन दोस्त मेरा वेस्ट बंगाल में है, इनके स्टेट में यहाँ पर कट रहा है 130 रुपये। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर लगभग 5,000 के अराउंड आपके कट जाते हैं सैलरी से। जो आपकी इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है पर मंथ, वो 19,045 या फिर 19,175 क्रेडिट होती है। जैसे कि मैंने कहा कि 130 रुपये जो है ये प्रोफेशनल टैक्स वाले किसी स्टेट में कटते हैं, किसी स्टेट में नहीं कटते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी में कट रहे होंगे तो ये क्रेडिट होगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, और नहीं क्रेडिट मतलब नहीं कट रहे होंगे प्रोफेशनल टैक्स तो आपको 130 रुपये आप उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी होती है, जो फर्स्ट ईयर की आपकी सैलरी होती है। पहले पूरे साल आपको यही सैलरी दोस्तों पर मंथ क्रेडिट होगी। और ये नीचे दोस्तों आपकी ग्रॉस इनकम दे रखी है जो एनुअली आपकी यहाँ से बनती है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो अब मैं बात करूँ दोस्तों, ये सब चीज़ें होने के बाद अब ब्रांच में दोस्तों हम आ चुके हैं, सैलरी वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो अब जो पर्टिकुलर हमको काम था वो दिया गया था, जो मैं अपनी बात करूँ अगर दोस्तों,
तो मेरे ब्रांच में एक स्टाफ दोस्तों ऑलरेडी शॉर्ट चल रहा था और एक स्टाफ का ट्रांसफ़र हो चुका था। इतने में आया था, मेरे ब्रांच हेड का भी ट्रांसफ़र हो चुका था, नए ब्रांच हेड आ चुके थे। और जो एक असिस्टेंट मैनेजर सर पहले बैठते थे मेरे साथ, जब मैं ट्रेनिंग से वापस आया तो उनका भी ट्रांसफ़र हो चुका था। तो 2 स्टाफ दोस्तों ऑलरेडी शॉर्ट हो चुके थे ब्रांच में। तो सिर्फ ब्रांच में मतलब 4 ही स्टाफ बचे थे और मुझे लगा कि 5वां स्टाफ दोस्तों मैं तो अलग ही आया था, क्योंकि मैं तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आया था, लेकिन 2 असिस्टेंट मैनेजर जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका था जिनका, उनकी पोस्ट दोस्तों वहाँ पर खाली थी। तो हुआ क्या दोस्तों, मुझको एक असिस्टेंट मैनेजर वाली जो सीट होती है जहाँ पर मतलब एग्जीक्यूटिव भी वहाँ पर बैठ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे जो फ्रंट डेस्क होती है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वाली, वहाँ पर बैठा दिया गया, जहाँ पर पहले मेरे सीनियर बैठते थे जिनके साथ मैं बैठता था। तो वहाँ पर मुझको बैठा दिया गया दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। कई बार वहाँ पर जो होता है सबसे ज़्यादा काम उसी डेस्क पर होता है, मुझे लगता है पूरी ब्रांच में। तो उसी मतलब जो फ्रंट डेस्क होती है, आपको पासबुक प्रिंटिंग भी आपको वहीं पे करनी होती है। स्टेटमेंट निकलवाने कोई आ रहा है तो वो भी आप मतलब आपको ही निकालनी है। फंड ट्रांसफ़र करवा रहा है कोई, नेफ्ट करवा रहा है कोई, आरटीजीएस करवा रहा है कोई, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करवा रहा है, वो आपको देखना होता है। क्लियरिंग चेक्स की वहीं पर देखनी होती है आपको। इनवर्ड आउटवर्ड मतलब कोई चीज़ आ रही है तो उसकी एंट्री आप रजिस्टर में करेंगे, कोई चीज़ जा रही है तो वो भी आप ही को करनी है रजिस्टर की एंट्री। कस्टमर इशूज़, कोई मतलब कस्टमर के साथ कोई दिक्कत हो रही है, सबसे पहले आके वो आप ही को पकड़ता है कि सर मेरा एटीएम नहीं चल रहा, सर मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट गए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों फ्रंट डेस्क पर ही देखनी होती हैं। और करेंसी चेस्ट का काम दोस्तों, जैसे कैश जाना है अभी आपका ब्रांच में, कई बार कैश एक्सेस हो जाता है तो फिर क्या करते हैं आप, ब्रांच का जो कैश होता है उसको करेंसी चेस्ट भिजवाते हैं। तो वहाँ भी आपको बीच बीच में जाना पड़ सकता है कैश के साथ, ठीक है। कैश के साथ आपको वैन में बैठ के जाना होता है, आपको कैश वहीं पे पर्टिकुलर डिलीवर करने आता है, मतलब डिलीवर करने जाना होता है। एसबीआई की ब्रांच में जैसे हम लोग जाते थे, हमारी जो करेंसी चेस्ट थी, हम एसबीआई की करेंसी चेस्ट में अपना कैश जमा करवा के आया करते थे। तो वो चीज़ भी वहीं पर करनी होती है। तो ये डेस्क दोस्तों जो होती है, ये ऐसी डेस्क होती है, मतलब इस पे काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे हाथ पैर होने चाहिए, मतलब मुझे तो यही लगता है। तो क्योंकि मैं पहली बार गया था, मैं एक्सपीरियंस भी नहीं था। 2 एक्सपीरियंस का मतलब जो स्टाफ थे वो पहले से ही जा चुके थे, मैं एक्सपीरियंस भी नहीं था। मुझे कोई दिक्कत आती थी तो मैं उठ के सीट छोड़ के अपने सीनियर के पास जाता था कंसल्ट करने की, सर इसका कैसे करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मुझे चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था। तो बहुत सारी दिक्कतें दोस्तों उन दिनों में ब्रांच में हमारी चल रही थी। स्टाफ था नहीं, मैं नया स्टाफ गया था वहाँ पर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पर लोगों को भी झेलनी पड़ी थी। बहुत सारे कस्टमर जो हैं मतलब नाराज़ थे, सर्विस अच्छी नहीं मिल पा रही थी, कुछ लोग सुना के चले जाते थे बीच में। तो उन सब चीज़ों का भी दोस्तों आप पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन ब्रांच में ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, जब आप नए नए होते हैं, आपको काम नहीं आता है, तो फिर आपसे डिले तो वो होगा ही, और कस्टमर को डिले पसंद नहीं है बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको शुरू में झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है दोस्तों, सीखते सीखते ही आप सीखेंगे। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, टाइम के साथ जैसे ही मुझे 20-25 दिन वहाँ पर हुए उस डेस्क पर, मैं धीरे धीरे सारा काम सीख गया था। तो फिर मेरी स्पीड भी आने लगी थी। शुरू में क्या हो रहा था, मैं काम ही ख़त्म नहीं कर पाता था, 5-6 बज जाते थे, लेकिन मेरा जो फ्रंट डेस्क का काम था कोई ना कोई पेंडिंग छोड़ देता था मैं अगले दिन के लिए कि कल कर लेंगे आके, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता था। मेरी स्पीड इतनी नहीं थी, या तो मेरे पास चेक्स बच जाते थे कि ट्रांसफ़र नहीं हो पाए हैं, या पासबुक रह जाती थी प्रिंट करने के लिए, या फिर मतलब कुछ भी ऐसे बहुत सारे काम रह जाते थे जो मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि स्पीड ही नहीं थी ना दोस्तों, इसलिए कुछ चीज़ों के बारे में मुझे मालूम नहीं था। तो वो चीज़ें इस तरह से पेंडिंग रह जाती थी। तो उससे कस्टमर्स को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी और मुझे भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो लोग आगे फिर मुझे ही सुनाते थे ना कि मैं तो आपको दे गया था, अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें दोस्तों होती हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है मेंटली, डरना नहीं है, शुरू शुरू में सबके साथ होता है। तो मुझे मेरे स्टाफ जो मैडम थी वो सब लोग सपोर्ट करते थे, कहते थे इन्हें बोलने दो, तो अपने हिसाब से काम करना, इन्हें बोलने दो, जो भी कस्टमर बोल रहे हैं ऐसा बोलते हैं, नॉर्मल चीज़ है ये, ठीक है, उससे मतलब डरना नहीं है। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि टाइम लगता है दोस्तों, नए इन्वायरमेंट के साथ आपको कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। जैसे ही आप 20-25 दिन वहाँ पर काम करेंगे किसी भी डेस्क पर, तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, आपके हैबिचुअल हो जाएगा वर्क, और आप उसको फिर समय में ख़त्म कर पाएंगे। तो मैं बहुत ईजिली उसको फिर टाइम से निपटा लेता था दोस्तों, सारी चीज़ें हो जाती थी, कोई भी चीज़ फिर पेंडिंग मेरे लिए मतलब नहीं बचती थी नेक्स्ट डे के लिए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आप नेक्स्ट डे के लिए उस चीज़ को पेंडिंग छोड़ेंगे तो वही काम आपको ही करना पड़ेगा, इसलिए पॉसिबल हो तो उसको मतलब सेम डे ही फिनिश करके चले जाइए काम को। मतलब ऐसा नहीं है कि अगले दिन आप काम के लिए छोड़ जा रहे हैं कि मैं कल कर लूँगा आगे, तो कल कोई और नहीं करेगा, कल भी आप ही को वो काम करना है, तो कल का काम बढ़ाने से बेटर है आप आज ही उसको निपटा लीजिए। तो ये सजेशन है दोस्तों आपके लिए। और जब आप काम करने लगते हैं तो एक स्टाफ आपकी एक फैमिली की तरह हो जाता है दोस्तों, फिर आप फैमिली में हंस बोल के पूरा काम निपटा लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। थोड़ा कंफर्टेबल होने में शुरू में टाइम लगता है, क्योंकि आपको कोई चीज़ नहीं आती नहीं है, फिर से आप पूछने जाएंगे, आपको लगेगा कि यार मैडम या सर क्या सोचेंगे, इसको कुछ नहीं आता, इसको मैंने अभी तो बताया था, ये फिर से पूछने आ गया, ये थोड़ा माइंड में आता है। लेकिन जब आप थोड़े से फेमिलियर हो जाते हैं तो फिर आप कितनी भी बार पूछ लें, आपको उसमें मज़ा आने लगता है काम करने में, फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई थी दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, स्टाफ शॉर्ट चल रहा था, मुझसे काम कंप्लीट हो नहीं पा रहा था, मैं धीरे धीरे करने भी लगा था। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों और भी होती हैं, यही चीज़ें नहीं होती हैं ब्रांच में जब काम करते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या चीज़ें मतलब होती हैं। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि जो कैशियर वाली मैडम है वो बाहर आ जाएंगी और मुझे कैश वाली जो डेस्क है वो दे दी जाएगी।
मतलब कैश पे कोई एग्जीक्यूटिव नहीं बैठता था हमारी ब्रांच में, असिस्टेंट मैनेजर थी वो बैठती थी। तो उनको मतलब कैश केबिन से बाहर उठा के मतलब मेरी वाली सीट पर ला दिया जाएगा और मेरी वाली जो सीट है वो मुझे मतलब कैश वाली सीट पर पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा डिसाइड किया गया। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, कैश काउंटर पर जो कैश काउंटर वाली डेस्क होती है वो बहुत फोकस वाली डेस्क होती है। वहाँ पर काम करने के लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। कई बार मुझे ये वाला काम, जब मैंने कैश वाली डेस्क देखी दोस्तों, तो मुझे ये वाला काम ईजी लगने लगा था, फ्रंट डेस्क वाला, क्योंकि मैं इसके फैमिलियर हो चुका था। अब जिस काम के फैमिलियर हो जाए, आपको वहाँ से हटा के फिर कैश वाली डेस्क पे भेज दिया जाए या कोई किसी और डेस्क पर भेज जाए तो वहीं पर फिर से वही उतना ही टाइम लगेगा आपको कंफर्टेबल होने के लिए। तो मैं फिर से कैश पे आ गया मतलब पहली बार। तो मुझे वहाँ पर स्टार्टिंग में दोस्तों डर लगता है, सबको कैश का मामला है, पता नहीं क्या हो जाए। तो 2-3 बार दोस्तों शॉर्ट भी हुआ कैश, आपके साथ भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको वॉल्ट कीज़ वगैरह दी जाती हैं, जो वहाँ पर आपका कैश रखा होता है ब्रांच में, उसकी कीज़ भी आपको संभालनी होती हैं। अपनी स्पीड से काम करना होता है। कई बार लाइन बहुत लंबी लग जाएगी कैश काउंटर के सामने, बाहर से लोग चिल्लाने लगते हैं, किसे बैठा दिया, ये काम नहीं हो रहा, बहुत देर से एक ही कस्टमर को लिए खड़ा है और अभी तक एक ही का कैश काउंट नहीं हो रहा। तो दोस्तों मेरी ब्रांच जो थी बिल्कुल मिडिल में थी, जो मार्केट था, मेन मार्केट होता है उसके मिडिल में थी। बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट वहाँ पर था, तो वहाँ पर कैश जो तो बहुत ज़्यादा कैश आता था। तो सुबह से शाम तक मतलब कैश में ही मंडे वाले दिन तो हालत ख़राब हो जाती थी, आप ये समझ लीजिए। तो स्पीड भी दोस्तों आपकी बनते बनते बनेगी, आपको जल्दी में हड़बड़ाहट में गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आप अपनी ही स्पीड से काम कीजिए, मुझे भी ऐसे ही बताया था सर ने, मैडम ने, कि अपनी स्पीड से काम करो, बाहर चाहे कस्टमर कुछ भी बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर शाम को शॉर्ट हुआ तो वो तुम्हें भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कई बार शॉर्ट हो जाता था, कई बार एक्सेस भी हो जाता था। एक्सेस तो कम ही होता है, शॉर्ट ज़्यादा होता है दोस्तों। और एटीएम वगैरह में कैश लोड करना होता है, वो भी कैशियर की जिम्मेदारी होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं दोस्तों आपको सिखा दी जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से एटीएम में कैश लोड करना है, किस तरह से एटीएम को खोलना है, उसको बंद करना है, उसकी सर्विस किस तरह से करनी है। आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें स्टाफ की हेल्प से समझ में आने लगती हैं और आप फिर उसको खुद से भी करने लगते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस वाली डेस्क पे फिर से मतलब कंफर्टेबल होने लगा था, फिर क्या होता है, फिर एक मेल आता है फील्ड सीजीएम की तरफ से सभी ब्रांच हेड को कि जितने भी नए एग्जीक्यूटिव अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं, वो कोई भी आप सीएससी डेस्क पर या फिर टीएससी डेस्क पर बैठा ना मिले। उनको सिर्फ बैंक इंश्योरेंस के लिए रखा है, उनसे सिर्फ आप एलआईसी के बारे में ही मतलब उनसे काम लेना है, जो भी एलआईसी से रिलेटेड वर्क है वही वो काम करेंगे और कोई उनको काम नहीं करना है। तो फिर से क्या होता है, जो मैम बाहर आई थी कैश काउंटर से, उनको फिर से कैश काउंटर में भेज दिया गया और मुझे बाहर निकाल के फ्रंट डेस्क पर बैठा दिया गया। फिर क्या होता है, फिर जो ट्रांसफ़र हुआ था सर का, दूसरे सर उनकी जगह आ चुके थे, तो इस वाली डेस्क पर तो वे बैठ गए थे सीएससी डेस्क पर, और मुझे उनके साइड वाली सीट मिल गई थी जहाँ पर मुझे बैंक इंश्योरेंस का काम दे दिया गया था। तो जितने भी एलआईसी रिलेटेड कोई एलआईसी की पॉलिसी करवा रहा है तो उसका फॉर्म मुझे भरना होता है, कंप्लीट करके मतलब एलआईसी ऑफिस भिजवाना होता था। कोई पॉलिसी पर लोन लेना चाहता है तो उसके लिए मतलब सारी चीज़ें जो हैं, जो मतलब एलआईसी ऑफिस वाले होते हैं उनसे डील करना होता था। तो जो मेन प्रोफाइल होती है बैंक का एग्जीक्यूटिव की वो ये होती है, यही प्रोफाइल हम लोगों को दी गई थी एंड आई गेस आप लोगों को भी यही प्रोफाइल दी जाने वाली है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, एलआईसी रिलेटेड वर्क आपको हैंडल करना होगा ब्रांच में। आपको सारे प्रोडक्ट की जो है नॉलेज दी जाएगी। कई बार आपको एलआईसी ट्रेनिंग के लिए जोनल ऑफिस भी अलग से बुलाया जाएगा। एलआईसी जोनल ऑफिस भी हम लोग गए थे ट्रेनिंग के लिए, और एलआईसी ब्रांच में भी आपको जाना पड़ सकता है, कोई नया प्रोडक्ट आया जैसे, तो उसकी नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, और फिर उसकी नॉलेज लेकर आप क्या करेंगे, ब्रांच में एलआईसी की ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। आप अपने जितने भी पूरा स्टाफ होगा उसको एलआईसी के प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे। ठीक है, ताकि वो आगे उसको पास इट ऑन कर सकें, ताकि नए कस्टमर्स को लीड जनरेट कर सकें एलआईसी करने के लिए। ठीक है, और न्यू लीड जनरेट मतलब कोई नया कस्टमर आया है, आप देख रहे हैं कि वो कस्टमर एलआईसी मतलब ले सकता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो वो लीड आप एलआईसी ऑफिस को दे सकते हैं कि हाँ ये कस्टमर मेरे पास है, आप इसको प्रोडक्ट वगैरह समझा दीजिए तो ये एलआईसी शायद करवा सकता है। ये सब चीज़ें एलआईसी ऑफिस से डील करना, जो भी फॉर्म से रिलेटेड काम है या फॉर्म सबमिट करने हैं, लेने हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें एलआईसी ऑफिस में वो आपको करना होता था। कन्विंसिंग कस्टमर टू टेक लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कई बार उनको कॉल करना पड़ता है कि आपको अगर ब्रांच में आपको लग रहा है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मतलब एलआईसी करनी है और एलआईसी बहुत दिन से हुई नहीं है, तो आपको कई बार कॉल करके भी कस्टमर्स को कन्विंस करना होगा। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है दोस्तों कि समटाइम्स यू मे नीड टू गो फील्ड एज वेल। कई बार आपको होगा कि कस्टमर के घर भी जाना पड़ेगा एलआईसी करने के लिए, ब्रांच हेड तक को जाना पड़ता है एलआईसी करने के लिए कस्टमर के घर। हमारे ब्रांच हेड भी जाते थे, अगर मतलब दिख रहा है कि आज लॉग इन डे है और पॉलिसी हुई नहीं है, तो कोई अच्छा कस्टमर है तो उसके घर जाके उसको कन्विंस करके पॉलिसी भी करके आनी होती थी। तो आपको भी जाना पड़ सकता है दोस्तों, अगर आप ब्रांच में अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कई बार फील्ड पर भी जाना पड़ सकता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि फील्ड पर जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड करता है। गर्ल्स को तो शायद नहीं जाना पड़ता, कोई नहीं भेजता है, लेकिन बॉयज़ को कई बार जाना पड़ सकता है। ठीक है, किसी और काम के लिए भी भेज सकते हैं, जैसे केसीसी विजिट वगैरह पे कई लोगों को भेजा जाता था, मेरे साथ के जो लोग थे, मुझे तो कभी नहीं भेजा गया। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि ब्रांच हेड आपसे क्या मतलब काम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों वहाँ पर होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रेशर ऑफ टारगेट, क्या टारगेट का प्रेशर ब्रांच में होता है। तो दोस्तों टारगेट तो हर पब्लिक सेक्टर बैंक में होता है, लेकिन आईडीबीआई जैसा कि आप जानते हैं अब प्राइवेट हो चुका है। 51% जो स्टेक हैं वो एलआईसी ने एक्वायर कर लिए हैं, तो एलआईसी का इंटरवेंशन थोड़ा बढ़ गया है, तो प्रेशर तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
लेकिन प्रेशर को दोस्तों सीरियसली नहीं लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, क्योंकि टारगेट जो भी मिलता है आपको, मान लीजिए 10 लाख की LIC आपको करनी है, ठीक है, आपको नहीं, पूरी ब्रांच का टारगेट होता है वो। तो कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं हो पाती है। 2-3 लाख की भी अगर आपने कर दी या 1 लाख की भी आपने कर दी तो वो ठीक है, मतलब कम से कम हो गई है, बस ये हो जाता है। ये नहीं है कि मतलब खाली चला गया, आपका खाली भी चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्रांच हेड को देखना होता है फिर क्या करना है। ब्रांच हेड रिव्यू मीटिंग में जाते हैं, उनको फिर वहाँ पर हैंडल करना होता है कि क्यों नहीं LIC हो पाई, या फिर किस तरह से मतलब उसको आगे हम कर पाएंगे। तो वो आपकी टेंशन नहीं होती है, बस आपको ट्राई करते रहिए। ब्रांच हेड को लगना चाहिए कि हाँ बंदा ट्राई कर रहा है, नहीं हो पा रही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप ही का टारगेट है, वो सभी का टारगेट होता है, सब लोग उसके लिए ट्राई करते हैं और किसी ना कोई ना मतलब कोई ना कोई स्टाफ कर ही देता है, ठीक है। तो उससे आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ मेंबर्स आपको हेल्प करते हैं आपके टारगेट अचीव करने के लिए। तो उस चीज़ से आपको दोस्तों प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं। कई बार जब आप अच्छे कस्टमर से आपके रिलेशन बन जाते हैं दोस्तों, आप उन्हें अच्छी सर्विस देते हैं, आप उनका काम टाइम पे करते हैं, तो उनसे रिलेशन आपके अच्छे बन जाते हैं। और जब आप उनसे बोलते हैं कि सर एक आध LIC वगैरह करवा लीजिए या एक आध पॉलिसी वगैरह किसी भी चीज़ की ले लीजिए, तो वो 1-2 बार कहने पे दोस्तों ले लेते हैं, ऐसा कोई इतना बड़ा इशू उसमें होता नहीं है, ठीक है। आप बस रिलेशन अपने अच्छे बना के चलिए अच्छे कस्टमर से, तो आपका काम दोस्तों आसानी के साथ हो जाता है। तो ये वाली चीज़ दोस्तों क्लियर होगी उम्मीद करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा कि हमें ज्वाइन करना चाहिए IDBI एग्जीक्यूटिव या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो पर नज़र डालें, जॉब मार्केट में जो अभी फ़िलहाल सिनेरियो चल रहा है, जॉब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। कोविड-19 की वजह से पूरा मार्केट ठंडा पड़ गया है। IBPS की वैकेंसीज़ भी आप देख चुके हैं, किस तरह से वैकेंसीज़ IBPS ने रिलीज़ की हैं PO की, ठीक है। और दोस्तों आप IBPS RRB की वैकेंसीज़ आप देख चुके हैं। सो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं दोस्तों, मैं प्राइवेट जॉब की भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लोगों के पास प्राइवेट जॉब्स भी नहीं है, लोगों को मतलब अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, बेरोजगार हो गए हैं। So that's why I'm telling you that if you are getting any opportunity, so please grab it. Don't leave it just because of some negative reviews of negative people. I hope you are getting my point. और इससे दोस्तों क्या होगा कि आप जो है एक इंडिपेंडेंट फैमिली मेम्बर बन जाएंगे अपनी फैमिली के। आपको आगे प्रिपरेशन करनी है, कुछ कोर्स खरीदना है, ऑनलाइन पैकेज खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिएगा, वो कहाँ से लाएंगे दोस्तों? पापा से थोड़ी ना मांगेंगे बार बार। अब जॉब करेंगे आप तो उसका खर्चा आप खुद निकाल सकते हैं। फैमिली वालों को कई बार ज़रूरत पड़ सकती है तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं उनकी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके लिए आसान हो सकती हैं। फिर फैमिली का थोड़ा प्रेशर हल्का हो जाएगा कि हाँ मतलब बेटा या बेटी जॉब कर रही है, तो अब थोड़ी टेंशन उनको कम होगी, ठीक है। नेगेटिव लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ ही मत सुनिए, पॉजिटिव पॉइंट्स भी उस चीज़ को देखिए आप। हर जॉब के पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं दोस्तों। कोई भी जॉब जो है पीसफुल नहीं होती है कि आप आराम से बैठें और आपको सैलरी मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कोई चीज़ या कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा दे रही है तो वो कुछ तो काम आपसे लेगी ही ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे RBI के लिए प्रिपेयर कीजिए, SBI के लिए प्रिपेयर कीजिए। कभी ये मत सोचना कि IDBI ही हमारा फाइनल गोल था, क्योंकि IDBI दोस्तों आपके लिए स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देगा, लेकिन फाइनल गोल ही आपका नहीं हो सकता है, ये हमेशा याद रखना बस, ठीक है। हमेशा ट्राई करना कि आप इससे बेटर, मतलब बेटरमेंट के लिए तो दोस्तों हमेशा ट्राई करना चाहिए, चाहे आप SBI में हो चाहे RBI में हो। हमेशा सोचना चाहिए कि इससे बेटर मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा एक ही चीज़ पर नहीं टिके रहना है, अपना आगे बढ़ना है। और जैसे कि मैंने बताया, IDBI एक अच्छा बैंक है, आपको करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म वो देगा, ठीक है। वर्किंग कल्चर काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और वर्किंग इसका एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। यंग और एनर्जेटिक स्टाफ है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पीपल के साथ आपको मतलब काम करना पड़ेगा। सारा स्टाफ तो है, आपको किसी भी ब्रांच में आप चले जाइए यंग स्टाफ ही मिलता है, ठीक है। और कस्टमर हैंडलिंग से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं यहाँ पर। जब आप कस्टमर की क्वेरीज़ को हैंडल करते हैं ब्रांच में बैठ के, तो आपका जो है वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होता है। आप आगे कहीं भी जाके काम करेंगे तो उसके लिए आपका पहले से ही जो है कॉन्फिडेंस बन जाता है। और कस्टमर कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा के जाता है। कोई क्वेश्चन मतलब कोई क्वेरी है कस्टमर की, वो आके आपसे पूछ रहा है, आपको वो क्वेरी मालूम नहीं है कैसे उसको सॉल्व करना है। आप उसके लिए फिर क्या करेंगे, उसे समझाने के लिए आपको खुद समझना पड़ेगा वो। तो उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी एनहेंस होती है, जो आपको हेल्प करती है आगे के एग्जाम्स में, आगे के इंटरव्यू क्लियर करने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आपको मिलती हैं दोस्तों। तो उसे जाने मत दीजिए, उसको ग्रैब कीजिए अपॉर्चुनिटी को, मेरा यही मानना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर पाया हूँगा। आगे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टाइम मिल जाता है क्या एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ब्रांच टाइमिंग होती है वो ये होती है, 9:45 AM तक आपको ब्रांच में पहुँचना होता है। अटेंडेंस वगैरह आपकी लगती है वहाँ पर, 10 बजे से पहले पहले आपको अटेंडेंस मार्क करनी होती है ऑनलाइन। और लगभग शाम को 7 बजे के बाद आपको वहाँ से ब्रांच से छुटकारा मिलता है दोस्तों। आप क्लर्क हैं या एग्जीक्यूटिव हैं तो ये मत समझिएगा कि आप ब्रांच से जल्दी चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक सारे स्टाफ ब्रांच से नहीं जाएंगे आप भी नहीं जा सकते हैं। ये केवल IDBI के साथ ही है। किसी और बैंक में क्लर्क है तो वो 5 बजे कैश बंद करके चला जाएगा, लेकिन IDBI का क्लर्क नहीं जा सकता है। ये पहले से ही चला आ रहा है दोस्तों इसमें, क्योंकि IDBI को एक क्लर्क ना देके एक एग्जीक्यूटिव की मतलब मान्यता दी गई है यहाँ पर। तो एग्जीक्यूटिव एक ऑफिसर ही होता है, कोई क्लर्क जैसे क्लर्क ऑफिसर नहीं होता है, लेकिन IDBI का जो एग्जीक्यूटिव होता है वो ऑफिसर होता है, ठीक है। बस एक कंफर्म्ड एम्प्लॉय नहीं होता है, बाकी
होता ऑफिसर ही है, ठीक है, ऑफिसर की तरह ही उसको ट्रीट किया जाता है ब्रांच में। लेकिन आप एग्जीक्यूटिव हो, छोटी पोस्ट पे हो, इसलिए मतलब एज ए क्लर्क भी आप उसको मतलब मान सकते हो कि दूसरे बैंक में जैसे क्लर्क होते हैं वैसे आईडीबीआई में एग्जीक्यूटिव होता है। डिफरेंस इतना है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, क्लर्क ऑफिसर नहीं होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर चीज़ आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो मैंने ब्रांच टाइमिंग आपको बता दी दोस्तों। कई बार आपको 7 बजे तक बैठना पड़ेगा, कई बार हो सकता है जल्दी भी चले जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज टाइमिंग बता रहा हूँ कि 7 तो बज ही जाते हैं। इसके बाद आधा घंटा आप इधर या इधर ले सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी ब्रांच में काम कितना है, वर्कलोड कितना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मैं क्या करता था। मैं 7 बजे के बाद जैसे ही मतलब रूम पे पहुँचता था अपने, तो मुझे 8, साढ़े 8 या फिर 9 भी बज जाते थे डिनर वगैरह करने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद जो भी था। तो 9 बजे के बाद दोस्तों मैं 1-1.5 घंटा अपना पढ़ लिया करता था। 1-1.5 घंटा मैं यहाँ पर शाम के टाइम में निकाल लेता था, और मॉर्निंग में दोस्तों 2 घंटे में मॉर्निंग में अपना पढ़ाई के लिए निकाल लेता था। क्योंकि 9:45 पर मुझे ब्रांच पहुँचना होता था, तो मैं आराम के साथ 9:30 बजे 15 मिनट पहले निकलता था रूम से और पहुँच जाता था। उससे पहले की जितनी भी टाइमिंग है 6 बजे उठ के मैं 1-2 घंटा अपना पढ़ाई के लिए निकाल लेता था दोस्तों। मैथ्स रीजनिंग के कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर थे, क्योंकि पहले से एग्जाम की प्रिपरेशन में था। बस जीएस और इंग्लिश के लिए मुझे टाइम निकालना होता था, वो मैं 2-3 घंटे में कर लिया करता था दोस्तों। बस ये था कि संडे और सैटरडे को मॉक्स वगैरह लगा लिए, छुट्टी रही तो बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती थी दोस्तों। जीएस और इंग्लिश आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स रीजनिंग आपका ठीक ठाक होगा अगर आपने एग्जाम वगैरह निकाला है तो दोस्तों अगर मैं कर सकता हूँ, मैंने आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों आईडीबीआई के साथ ही क्लियर किए हैं, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। और मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रहा दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जिन्होंने एसबीआई पीओ निकाला है, एसबीआई क्लर्क निकाला है, ठीक है। और अभी कुछ लोगों ने आईबीपीएस जो मतलब क्लर्क था वो भी निकाला है, आईबीपीएस पीओ भी निकाला है, ठीक है। आरआरबी बहुत सारे लोगों ने निकाला है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैंने ही निकाला है, काफ़ी सारे लोग हैं। जब वो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। बस ये डिपेंड करता है आप पर कि आप अपना टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। बहानेबाजी नहीं करना है कि टाइम नहीं मिलता जॉब के बाद, थक जाते हैं, ये है वो है। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको थके हुए हो चाहे कुछ भी हो, आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी सोच पर। तो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बस पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। पढ़ाई एक बार आप छोड़ देंगे तो फिर टच में नहीं रहेगा सब कुछ, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ आपकी क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। फिर दोस्तों एक डाउट था कि हम 3 साल के बाद हमारा मतलब क्या होगा, हम मैनेजर बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे या नहीं बनेंगे। हम एग्ज़ाम क्लियर अगर ना करें तो हमारा क्या होगा। आपको ये तो पता चल गया होगा कि 3 साल के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आप एग्जीक्यूटिव टू क्या बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट होते हैं। तो वो अगर हमारा क्लियर ना हो तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो एक आप उसके लिए क्या बन जाते हैं, एक असेट बन जाते हैं, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने जो है असेट को नहीं खोना चाहता है। एक्सेप्शन हर जगह है दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जांपल मिलेंगी कि एम्प्लॉय फायर कर दिए गए हैं, तो वो दोस्तों मतलब अलग कंडीशंस होती हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में जो होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अपने असेट को नहीं खोना चाहता है, तो उस चीज़ से आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। इट इज़ जस्ट ए प्रोसीजर टू एंटर द बैंक। ये केवल प्रोसीजर है बैंक में एंटर करने का, जो आईडीबीआई में शुरुआत से ही चला आ रहा है। जब से आईडीबीआई इस्टेब्लिश हुआ था तब से एग्जीक्यूटिव की पोस्ट वहाँ पर है, ठीक है। जिस तरह से दूसरे बैंकों में कर कुछ 6 महीने के बाद कंफर्म कर दिया जाता है, ऐसे आईडीबीआई में 3 साल के बाद कंफर्म होने के बाद आप सीधा असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली आपको बात नहीं है। शुरू में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता होगा आपका जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है। 1 साल तक आपकी परफॉर्मेंस मीज़र की जाएगी, ठीक है। आपके जो ब्रांच हेड होंगे वो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाते हैं, पीआर बोलते हैं जिसको, कि बंदे ने ब्रांच में कैसा काम किया है, कितना बिजनेस किया है, या फिर कितना हेल्पफुल रहा है सब चीज़ों के लिए। वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, कैसा करेक्टर था। तो उसके बेस पे जो है आपका ब्रांच हेड एक आपका पार बनाता है जो ऊपर जाता है, जिसको वहाँ पर एनालिसिस करके वो लोग आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर से दूसरे ईयर के लिए रिन्यू करते हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई भी ब्रांच हेड आपका पार ख़राब नहीं बनाता है, बस उससे थोड़ा बना के रखिए आप। बिल्कुल ही ख़राब स्थिति में अगर आपने मतलब बनी नहीं है बिल्कुल दोनों की आपकी, तो बात अलग है। तो उससे ब्रांच हेड से थोड़ा बना के चलना है, पार ठीक ठाक ही बनेगा, कोई बंदा किसी की नौकरी नहीं खाता है ऐसे। तो अब मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं दोस्तों, मतलब काफ़ी सारे क्या मैं बताऊँ, ऑलमोस्ट सारे ही हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं बचा है जिसका जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हुआ हो। 5 अगस्त को हम लोगों ने ज्वाइन किया था, आप जानते हैं, जैसे कि आज 9 तारीख हो चुकी है। तो उसमें क्या है कि सबका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हुआ हो। और दूसरी बात एलआईसी वाली बात रही कि एलआईसी पे आपकी परफॉर्मेंस मीज़र की जाएगी, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है उसी में आपका एलआईसी का सारा काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि एलआईसी का काम अगर आपसे नहीं हुआ तो आपको फायर कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक भी पॉलिसी अभी तक नहीं की है, फिर भी उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू हो गया है। तो उस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सेम ऐसा ही फिर आपके सेकंड ईयर में होगा, सेकंड ईयर में आपका पार बनेगा और थर्ड ईयर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। फिर थर्ड ईयर में भी सेम ऐसे ही होगा। जैसे आपके 3 साल कंप्लीट होंगे, आप एक एग्ज़ाम और इंटरव्यू देंगे जो कि फॉर्मेलिटी टाइप ही होता है, और उसके बाद आप सीधा असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं दोस्तों। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि वो हम एग्ज़ाम क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं।
दोस्तों पहली बात तो आपको 3 साल तक IDBI के साथ नहीं रहना है, आप कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक पढ़ाई की है तो आप अच्छे से और बेटर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप रुक जाते हैं 3 साल तक, तो दोस्तों आप बिल्कुल कंफर्म रहिए कि आपका प्रमोशन होना ही होना है दोस्तों। ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटिव IDBI का ऐसा नहीं है जिसका प्रमोशन ना हुआ हो। 3 साल जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हैं दोस्तों, तो इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, इतनी नॉलेज आपको हो जाती है कि आप कोई भी इंटरनल एग्जाम आसानी के साथ क्रैक कर पाते हैं दोस्तों। इतनी बड़ी बात उसमें नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपको निकालेंगे नहीं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद आपको निकाल देंगे अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव ही रहते हैं, अगले साल भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है चौथे साल के लिए, उसमें भी आप एग्जीक्यूटिव की तरह ही काम करते हैं। और फिर से जब नेक्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होता है तो फिर से आपको चांस मिलता है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए। ठीक है, तो ये हर साल प्रमोशनल एग्जाम होते हैं, तो फिर से आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल कंप्लीट हो गए तो आपकी जॉब खत्म होगी, कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फिर से रिन्यू हो जाता है। 3 साल के एम्प्लॉय को, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है, उसको कौन निकालेगा दोस्तों? कोई नहीं निकालता है, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए कंफर्म रहिए, आपका प्रमोशन होना ही होना है अगर आप 3 साल के बाद भी IDBI में टिके रहते हैं। और दोस्तों ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ LIC का ही काम करेंगे, ये डिपेंड करता है आपका ब्रांच हेड आपसे क्या काम लेना चाहता है। हो सकता है ब्रांच हेड आपको कैश पे बिठा दे, ठीक है, कैशियर बना दे, और पॉलिसी वगैरह का सारा जो है, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉई कम होते हैं ब्रांच में, स्टाफ शॉर्ट होता है, तो आपके नाम से कोई और पॉलिसी कर देगा, मतलब आपके कोड में चली जाएगी कि आपने पॉलिसी की है, लेकिन आपने पॉलिसी नहीं की है वो। ठीक है, आप कोई और काम देख रहे हैं ब्रांच में, लेकिन आपके नाम से कोई और पॉलिसी कर देता है, तो जिससे आपका जो है काम वहाँ पर बन जाता है। आप काम भी नहीं कर रहे हैं पॉलिसी का, दूसरा काम भी सीख रहे हैं आप, और साथ साथ आपका जो है पॉलिसी भी हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों होता है, ब्रांच हेड जो काम चाहेगा वो आपसे काम कराएगा। और क्योंकि ब्रांच हेड ने आपसे कैश का काम कराया है, तो आप पॉलिसी कहाँ से करते हैं? ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस भी आपकी उसी हिसाब से बना के वहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, उससे आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके ब्रांच हेड आपसे क्या चाहते हैं। तो जो वो चाहेंगे वही उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मैनेज करना होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे। कोई भी चीज़ अगर आपके पास अभी भी डाउट हो मन में तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोई डाउट छोड़ा नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी कोई और डाउट हो तो ज़रूर आप पूछिएगा, प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो केवल आप ही के लिए बनाई है मैंने। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जो लोग नए ज्वाइन करने वाले हैं अभी फ़िलहाल हाल ही में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो फिर से एक बार, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू करियर।